हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लेकर आए हैं जो कक्षा 12वीं की जनरल इंग्लिश है उसका 18th लेसन का सेकेंड पार्ट, यानी कि ये जो लेसन है वो है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, यानी कि एक यात्री की नज़र में भारत कैसा है यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था, यानी कि यहाँ के पहले तक नोवेल तक हमने कंप्लीट करवा दिया था। और इस पार्ट में हम आगे कवर करेंगे द रियल इंडिक्टमेंट के आगे से। तो चलिए देख लीजिए। The real indictment against colonialism, however, was to be found in the villages of India. यहाँ फ्रेंड्स देखें, जो इंडिक्टमेंट है उसका मतलब होता है आरोप, यानी वास्तविक आरोप अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मीन्स होता है उपनिवेशवाद। यहाँ फ्रेंड्स देखें कि जो उपनिवेशवाद है वो एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें एक खास क्षेत्र के व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में जाके अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, वहाँ के जो संसाधन होते हैं उन पर अपना पूरा कब्जा जमा लेते हैं, और ऐसा करना वो एक अच्छा काम भी मानते हैं, उसे उपनिवेश कहा जाता है। सीधी बात में अगर आप सीधी तौर पे आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था, तो हमारे यहाँ पर ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, ऐसा आप कहेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मीन्स होता है उपनिवेशवाद। जो वास्तविक आरोप था उपनिवेशवाद के खिलाफ, हाउएवर वाज टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, जिसे खासकर भारत के गांवों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देयर वाज रोट एट द टॉप, यानी कि जो गांव थे, गांवों में इसका जो रोट का मतलब होता है, इससे जो हानि हुई थी वो गांवों को ज़्यादा हुई थी, यानी कि गांव में इसकी जो हानि थी वो उच्चतर स्तर पे थी। टू इन द thousands of young intellectuals trained in English schools for jobs. In the thousands, हजारों यंग इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, यानी कि हजारों युवाओं को इंग्लिश स्कूल में ट्रेंड किया गया था, प्रशिक्षित किया गया था फॉर जॉब्स, जॉब के लिए। दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज। दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट द लिमिटेड सिविल सर्विसेज, जिन्हें सीमित सिविल सर्विसेज के अलावा और कहीं पर जगह नहीं मिली। द टाउन्स एंड सिटीज, गांव, कस्बों और शहरों में, वर फ्रॉथिंग विथ अनहैप्पी यंग मैन कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गांवों और कस्बों और शहरों में फ्रॉथिंग का मतलब होता है लोगों की जनसंख्या बढ़ना या जनसंख्या वृद्धि होना। विथ अनहैप्पी यंग मैन कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड, कस्बों और शहरों में नाखुश युवाओं, सुसंस्कृत और पढ़े लिखे युवाओं की जो एक फौज थी वो बढ़ रही थी, या ऐसा बोलें कि जो कस्बे थे और जो शहर थे वहाँ पर पढ़े लिखे लोग थे और संस्कारी लोग भी थे, लेकिन वो खुश नहीं थे। हु कुड फाइंड नो जॉब्स, जिन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल सका था। एंड वर नॉट अलाउड बाय द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर टू क्रिएट देम, और उन्हें इस चीज़ की अनुमति नहीं थी कि, यानी कि वहाँ पर जो सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर, जो साम्राज्यवाद था या पहले से स्थापित जो साम्राज्यवाद था, उनके द्वारा उन्हें ये अनुमति नहीं दी गई थी कि वे वहाँ पर रोजगार पैदा करने के लिए कोई नया व्यवसाय कर सकें या ऐसा कुछ भी कर सकें। वहाँ पर उस टाइम पे लिमिटेड सेवाएं ही थी, जैसे कि सिविल सर्विसेज, उनके माध्यम से ही कुछ लोगों को जॉब मिल जाता था। आगे देखिए, बट द रियल प्रूफ ऑफ एविल, लेकिन बुराई का जो वास्तविक प्रमाण है वो यह था, आई से अगेन, मैं दोबारा कहूँगा, वाज इन द माइजरेबल विलेजेज, वो दुखी गांवों में मिलता था। वाज इन द माइजरेबल विलेजेज, दुखी गांवों में देखने को मिलता था, ऐसा आप कह सकते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड सीन पुवर्टी इनफ इन चाइना, कि मैंने
जो गरीबी है वो केवल चाइना में देखी है, या यूँ बोलें कि मैं सोचता था कि जो गरीबी है वो ज़्यादा चाइना में ही है। येट व्हेन आई सा द इंडियन विलेजेस, लेकिन जब मैंने भारत के गांवों को देखा, आई न्यू, तब मैंने जाना, दैट द चाइनीज पीजेंट वाज रिच इन कंपैरिजन। चाइनीज पीजेंट का मतलब होता है किसान, यानी कि जो चाइना के, जो चीन के किसान थे, वाज रिच, वो अमीर थे तुलनात्मक रूप से। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पर जो एक यात्री है और जो भारत में आया है, तो जब यहाँ के गांव के जो किसान हैं उनको देखता है, तब उसे महसूस होता है कि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि जो चाइना के जो किसान हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी गरीब हैं, लेकिन जब मैंने इंडिया के किसानों को देखा तब मुझे मालूम पड़ा कि इंडिया के किसानों की तुलना में जो चाइना के जो चीन के जो किसान हैं वो काफ़ी अमीर हैं। आगे देखिए, ओनली द रशियन पीजेंट, केवल जो रूस के किसान हैं, आई हैड सीन ईयर्स बिफोर, जैसे जिन्हें मैंने काफ़ी समय पहले देखा था या काफ़ी वर्ष पहले देखा था, कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर्स, यदि उनकी तुलना भारतीय गांवों से अगर करी जाए। यहाँ पे कहा जा रहा है ओनली द रशियन पीजेंट, केवल रशियन रूस के किसान, आई हैड सीन ईयर्स बिफोर, जिन्हें मैंने वर्षों पूर्व देखा था, कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर, उनकी तुलना गांव के भारतीय ग्रामवासियों से की जा सकती है। ऑल्दो, यद्यपि द रशियन वाज वेरी डिफरेंट क्रिएचर, यद्यपि यहाँ पे जो लाइन है उसको आप देख लीजिए, ऑल्दो दैट रशियन वाज ए वेरी डिफरेंट क्रिएचर, यद्यपि रशियन वाज ए वेरी डिफरेंट क्रिएचर, यानी कि जो रूस के जो लोग हैं वो काफ़ी अलग तरह के प्राणी हैं, वो बिल्कुल अलग तरह के प्राणी हैं। क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, एंड इन्फेरियर इन मैनी वेज, और बहुत से और कई तरह से। इन्फेरियर का मतलब होता है कमतर होना, यानी कि भारत के जो किसान हैं उनकी तुलना अगर रूस के किसानों से की जाए तो जो रूस के किसान हैं यहाँ पे कहा जा रहा है वो भारतीय किसानों से कई मामले में निम्नतर हैं। इन्फेरियर का मतलब होता है निम्नतर होना। आगे देख लें, फॉर इंडियन पीजेंट्स was like the Chinese in being a person innately civilized. For Indian peasants, भारतीय किसानों के लिए जैसा कि चाइनीज इन बीइंग ए पर्सन innately civilized, जो कि जिस तरह से चाइना में जो लोग थे वो काफ़ी सभ्य थे, वास्तविक रूप से सभ्य थे। innately का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, civilized सभ्य थे, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारतीय किसान हैं वो वैसे ही सभ्य थे जैसे चाइनीज के जो किसान थे, यानी कि उनमें सभ्य होने का एक स्वाभाविक गुण था। आगे देखें, द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ। द मैच्योरिंग कल्चर, परिपक्व जो संस्कृति थी, ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित मानवीय परिवार का जो जीवन था उसमें एक जो संस्कृति थी उसकी परिपक्वता यहाँ पर विद्यमान थी। एंड प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रिलीजन हैड शेप्ड हिज माइंड एंड सोल, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिलोसॉफिकल रिलीजन, यहाँ जो धार्मिक जो दर्शन है उसकी वजह से हिज माइंड, उनका जो दिमाग और उनकी जो आत्मा थी उसको आकार मिला हुआ था, या यूँ बोले उनके जो दिमाग थे, उनके जो आत्मा थे, उन पर धार्मिक दर्शन की गहन छाप देखने को मिलती थी। सोल मीन्स होता है, माइंड मीन्स होता है दिमाग, और सोल मीन्स आत्मा। प्रोफाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ की गहनता होना या अधिक मात्रा में होना, और फिलोसॉफिकल रिलीजन मीन्स होता है धार्मिक दर्शन। आगे देख लीजिए, इवन दो ही कुड नॉट रीड एंड राइट, इसके बावजूद भी, इवन दो का मतलब होता है इसके बावजूद भी, ही कुड नॉट रीड एंड राइट, इसके बावजूद भी वे पढ़ और लिख नहीं सके। एंड द चिल्ड्रन, और बच्चे, एंड द चिल्ड्रन, और बच्चे, द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन विलेजेज, गांव के जो खासकर छोटे बच्चे थे, भारतीय गांव के जो छोटे बच्चे थे, हाउ दे टॉर एट माई हार्ट, उन्होंने मेरे हृदय को कैसे चीरा या कैसे चीर दिया। आगे देखिए, टॉर मीन्स होता है चीरना या फाड़ना। थिन बिग बेलीड एंड ऑल विथ ह्यूज सेट डार्क आइज, जो गाँव के बच्चे थे वो पतले थे, बिग बेलीड उनकी बड़ी तोंदें होती थी,
बिग बेलिड का मतलब जिनका पेट बड़ा होता है, एंड ऑल विथ ह्यूज सैड डार्क आइज, और उनकी विशाल उदास काली आँखें। आई वॉन्डर्ड दैट, मुझे अचंभा हुआ या मुझे आश्चर्य हुआ था, दैट एनी इंग्लिशमैन, कि एनी इंग्लिशमैन कुड लुक एट देम, कि उनकी तरफ कैसे देख सकता है, एंड नॉट एक्यूज हिम, और अपने आप को दोषी कैसे नहीं मानता। एक्यूज का मतलब होता है दोषी, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको आप देखें तो पतले पतले हैं, उनके पेट बड़े हैं और उनकी विशाल गहरी काली आंखें हैं, और मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि कैसे एक अंग्रेज उन बच्चों की तरफ देख सकता था और अपने आप को दोषी नहीं मानता था। यानी कि यहाँ पे कहने का विचार किया जा रहा है कि अगर कोई अंग्रेज था और उन्होंने इस तरह के कमज़ोर बच्चों को देखा है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे उनके साथ में समस्याएं हैं, तो उसे इस बात का दुख होना चाहिए कि मैंने इनको देख रहा हूं लेकिन मैंने इनकी कोई मदद नहीं करी, यानी कि उसको दोषी अपने आप को मानना चाहिए था, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। 300 ईयर्स ऑफ इंग्लिश ऑक्यूपेशन, यहाँ पे कहा जा रहा है 300 साल अंग्रेजी साम्राज्य के, अंग्रेजी उपनिवेशवाद के, एंड रूल और शासन करने के, एंड कुड देयर बी चिल्ड्रन लाइक दिस, और इसके बावजूद भी यहाँ के बच्चे ऐसे हैं। यहाँ पे कहने का प्रयास ये किया जा रहा है कि अंग्रेज़ों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने 300 साल तक यहाँ पर शासन किया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के बच्चों की इस तरह की दशा है। यस, द मिलियंस ऑफ देम, उनमें से लाखों, एंड द फाइनल इंडेक्टमेंट श्योरली वाज दैट, और जो अंतिम आरोप है, फाइनल इंडेक्टमेंट का मतलब होता है जो अंतिम आरोप है, श्योरली निश्चित रूप से यह था कि लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली 27 ईयर्स। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीवन जीने की जो उम्र है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंतिम जो आरोप यह है कि उस टाइम पे भारत की जो जीवन प्रत्याशा थी वो 27 ईयर्स थी, 27 साल, यानी कि उस टाइम पे चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम थीं और भी बहुत कम साधन होते थे, कई सारे रोग हो जाते थे और लोग मर जाते थे। तो वहाँ पर जो औसत आयु थी भारत के लोगों की वो 27 साल थी। ऐसा माना जा सकता है कि एक औसत व्यक्ति 27 साल तक जीवित रहता है। तो आगे यहाँ पर देखें 27 ईयर्स, नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आगे देख लें, नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देन दैट लाइफ वाज हैसेंड, तब जिंदगी में बहुत जल्दी थी। दैट ए मैन मैरिड वेरी यंग, इसलिए लोगों की जो शादी थी, एक आदमी की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी। सो दैट, ताकि सी कुड बी चिल्ड्रन एज मैनी एज पॉसिबल, ताकि वो बच्चे पैदा कर सके जितने हो सकें, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो सकें वो करने का प्रयास करते थे, क्योंकि मृत्यु का कोई निश्चय नहीं था, क्योंकि जो उस टाइम पे जो जीवन प्रत्याशा थी वो 27 साल थी। तो इसलिए कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी और वो तभी से बच्चे पैदा करना शुरू कर देते थे जितने ज़्यादा हो सकें। आगे देख लीजिए, बिफोर ही डाइड, यानी कि मरने से पहले वो जितने ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते थे वो करने का प्रयास करते थे। आई लव्ड इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड को प्यार करता हूँ। रिमेंबरिंग ऑल द हैप्पी जर्नीज देयर, क्योंकि मैंने वहाँ पर जितने भी यात्राएं की हैं उनकी जो खुशी है वो मुझे उनको याद करके मैं महसूस करता हूँ। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में आई सॉ इन इंग्लैंड, मैंने जो इंग्लैंड देखा, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, एंड आई वॉज फोर्स्ड टू सी दैट, और मुझे यह देखने के लिए मजबूर किया गया, दैट इफ़ द इंग्लिश, कि यदि कोई अंग्रेज, इन मैनी वेज द फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ, कि एक अंग्रेज इन मैनी वेज, जो कई तरीक़ों से इस पृथ्वी पर अच्छे लोग हैं। फाइनेस्ट पीपल का मतलब होता है अच्छे लोग ऑन अर्थ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह मुझे देखने के लिए मजबूर किया गया कि यदि इंग्लैंड जो अंग्रेज हैं वो कई तरीक़ों से इस पृथ्वी पे अच्छे लोग हैं। ए पीपल हु ब्लेस द वे फॉर ऑल ऑफ अस टू अचीव द राइट ऑफ मैन टू रूल देमसेल्व्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोग who blessed the way for all of us, जो हम सभी को to achieve the right of man, जो इंसान के जो अधिकार हैं उनको अचीव करने में उन्होंने रास्ते निकाले और उनके माध्यम से ही हम अपना खुद का शासन करने में सक्षम हो पाए। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर देखिए, जब अंग्रेज़ों का शासन नहीं था तो भारत अनेक तरह के
राजाओं का अपना अपना एक साम्राज्य पाया जाता था और वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। यहाँ पर लोगों का कोई अस्तित्व नहीं था वैसा कि उनकी पर्सनल कोई ज़िंदगी नहीं थी, उनके अपने अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो यात्री है वो कह रहा है कि अंग्रेज कई मायने में बहुत अच्छे लोग थे कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक आदमी के क्या अधिकार होते हैं वो चीज़ें सिखाई लोगों को। अगर लोग गुलाम ना होते तो उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ना होती। आगे देख लीजिए, इफ़ कॉलोनियलिज्म कुड सो करप्ट, यदि कोई उपनिवेशवाद इतना भ्रष्ट हो सकता है, देन इंडीड नन ऑफ अस, तब हम में से कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता बिकम ए रूलर्स ऑफ एम्पायर, ऐसे साम्राज्य का शासक बनने की कोई भी व्यक्ति हम में से हिम्मत नहीं कर सकता। आगे देख लीजिए, द डिवोशन गिवन नेशनली टू गांधी, समर्पण जिसके लिए गांधी जी को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एंड फाइनली और अंततः इवन इंटरनेशनली इज़ वेल नोन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छी तरीके से जाना गया। बट आई फाउंड द सेम होमेज पेड टू लोकल पर्सनस, लेकिन मैंने उसी तरह की भक्ति वहाँ के जो लोकल व्यक्ति थे उन पर भी देखी। हु इन देयर मेजर वर आल्सो लीडर्स बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस, जो अपनी स्वार्थपरता के कारण वहाँ के नेता बने हुए थे। थस आई रिमेंबर ए सर्टेन इंडियन विलेजर, तभी मुझे एक भारतीय गांव की याद आई। वेयर आई हैड, जहाँ पर हैड बीन इनवाइटेड टू विजिट द होम ऑफ ए फैमिली ऑफ सम मॉडर्न एजुकेशन, जहाँ पर मुझे इनवाइट किया गया था टू विजिट द होम, घर में आमंत्रित किया गया था ऑफ ए फैमिली, एक परिवार में, ऑफ सम मॉडर्न एजुकेशन, जो कुछ पढ़ा लिखा था। दो नॉट मच, यद्यपि ज़्यादा नहीं, एंड सम मीन्स दो नॉट वेल्थ, यद्यपि कुछ धनी थे लेकिन ज़्यादा नहीं। द हाउस वाज मड वॉल्ड, उनके जो घर थे वो उसमें मिट्टी की दीवारें थे। एंड द रूफ वाज ऑफ थैच, और उनका जो छत था वो घास फूस का था, यानी कि छप्पर था। थैच मीन्स होता है छप्पर। इनसाइड वर सेवरल रूम्स, उसके अंदर काफ़ी सारे कमरे थे। हाउ एवर, फिर भी, फ्लोर्स स्मूथ एंड पॉलिश्ड विद द यूजुअल मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर, और जो फर्श था वो एकदम स्मूथ था, साफ़ सुथरा था। एंड पॉलिश्ड विद द यूजुअल मिक्सचर ऑफ काउ डंग, काउ डंग का मतलब होता है गोबर, और पानी से सने हुए एक मिश्रण के माध्यम से वहाँ उनके जो फर्श था उसको पोता गया था, लिपा गया था। आगे देख लीजिए, द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वाज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, और जो एक्टिव मास्टर, जो सक्रिय व्यक्ति था उनके घर का, वो उस परिवार का मालिक नहीं होता था या मुखिया नहीं होता था, बट यंग ब्रदर, बल्कि एक बड़ा भाई। दिस आई डिस्कवर्ड, जैसा मैंने पाया, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पर पहुँचा। बिफोर वी एंटर्ड द हाउस, जैसे बिफोर वी एंटर्ड द हाउस, माई होस्ट लेड मी टू ए क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज स्टैंडिंग वेल अबव द ग्राउंड ऑन 4 पोस्ट्स। घर में प्रवेश करने से पहले जो माई होस्ट, यानी कि मेरा जो मेज़बान था, लेड मी टू क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज स्टैंडिंग वेल अबव द ग्राउंड ऑफ 4 पोस्ट, मुझे एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर ग्राउंड के ऊपर 4 खम्भे के ऊपर एक पिंजरा बना हुआ था। आगे देखिए, इनसाइड द केज, इस पिंजरे के अंदर, मेड ऑफ वायर नेट, एक तार का जाल बना हुआ था। ऐसा मैंने देखा, माई अमेजमेंट, मैंने अपने आश्चर्य होते हुए, यानी मैंने खुद से आश्चर्य होते हुए देखा। एन एजिंग मैन लाइंग ऑन हिज बैक, एक वहाँ पर एक उम्र वाला व्यक्ति जिसकी उम्र काफ़ी है, पीठ के बल लेटा हुआ था। हिज हेड सपोर्टेड बाय ए पिलो, और उसके सर के नीचे तकिया रखी हुई थी। माई एल्डेस्ट ब्रदर, माई होस्ट एक्सप्लेन, मेरे जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं। ही हैज़ हैड ए स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, उनको पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ था, अटैक हुआ था। एंड दो वी बेग हिम टू लिव इन द हाउस, और हमने उसे घर के अंदर ही रहने के लिए कहा। ही चूज टू लिव आउट हियर सो दैट दे बी रेडी टू लिसन टू द विलेजर्स
व्हेन दे कम टू हिम, लेकिन उन्होंने बाहर रहना चुना, सो दैट ताकि ही मे रेडी टू लिसन द विलेजर्स, ताकि गांव वालों को सुन सके, व्हेन दे कम टू हिम, ताकि जब वो उनके पास में आए। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं उन्हें बात करने का बड़ा शौक रहता है, गांव के व्यक्ति निकलें तो उन्हें टोकने का और क्या हाल चल रहा है, तो ऐसा कुछ था। तो उनके जो बड़े भाई थे भले ही उनको स्ट्रोक हुआ था पैरालिसिस का, कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि वो बाहर लेटें और जो गांव के लोग निकलते हैं आते जाते हैं उनसे वो बात कर सकें, इसलिए उन्होंने बाहर रहना चुना था। जी फ्रेंड्स देखते हैं कि ये सेकेंड पैराग्राफ, ये सेकेंड आपका पार्ट हो चुका है और इसके आगे का जो लेसन है उसको हम थर्ड पैराग्राफ में पूरा कवर करेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।